नमस्कार, मैं हूँ शशि रंजन और आपका बहुत बहुत स्वागत है जनता टीवी पे। और आप देख रहे हैं हमारे साथ ये खास कार्यक्रम, नाम है थर्मामीटर शशि रंजन वाला। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गठबंधन हुआ। एक सीट हरियाणा में आम आदमी पार्टी को दी गई। हालांकि वहाँ आम आदमी पार्टी को सफलता नहीं मिली। उसके तुरंत बाद विधानसभा चुनाव। दिल्ली में बैठकों की लंबे दौर चलते रहे, कई बैठकें हुई, लेकिन बात बनी नहीं और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का गठबंधन नहीं हुआ। उसके बाद फिर जितनी सीटें हैं उस पर आम आदमी पार्टी ने अपने कैंडिडेट उतार दिए। अब रणभूमि में आम आदमी पार्टी भी पूरी तरीके से है। पार्टी को यहाँ अपना वजूद बनाना है, खाता खोलना है। हालांकि इसके पहले आदमपुर बाई इलेक्शन भी पार्टी लड़ चुकी, लेकिन प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा। 2019 में जेजेपी के साथ गठबंधन था लोकसभा में। मतलब कहानी चलती रही, लेकिन आम आदमी पार्टी अब तक चुनावी राजनीति में अपना पैर जमा नहीं पाई। अब 2024 है। इस वक्त हम हैं कलायत में और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं और कलायत से पार्टी ने उन्हें अपना उम्मीदवार बनाया। तो आज के इस एपिसोड में मेहमान हैं अनुराग ढांडा। बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक लंबी लड़ाई, आपकी संघर्ष चल रहा है 2019 के पहले से, है ना। दिल्ली और पंजाब में जब आप किला फतह करते हैं तो आपको बड़ी उम्मीद हो जाती है कि हरियाणा भी हम कर लेंगे। और हरियाणा इसलिए भी कि अरविंद केजरीवाल का घर भी यहीं है, यही मूलतः यहीं के हरियाणा के हैं। लेकिन इतने संघर्ष के बाद भी पार्टी को वो सफलता, या वो स्टेप बाय स्टेप कहते हैं ना, एक सीढ़ी फिर 2 सीढ़ी फिर 3 सीढ़ी। आप भले ही ये कहते रहे कि या कह रहे हैं कि हमारा ये संगठन हो गया, हर गांव में हो गया, ये हो गया, लेकिन लोकतंत्र और चुनावी राजनीति में जब तक नंबर्स आपके पास नहीं आएंगे तब तक आप संगठन चाहे कितना भी बड़ा बना लीजिए, उसका कोई फ़र्क नहीं है। और अगर संगठन है तो वो दिखता क्यों नहीं है, आंकड़ों में क्यों नहीं दिखता है? देखिए, हर चीज़ का सही समय होता है और जब उसका समय आता है तभी वो चीज़ पकती है, तभी वो काम होता है। मुझे लगता है कि हरियाणा में अभी तक सही समय आया नहीं था आम आदमी पार्टी की राजनीति का। हमारे यहाँ पे तो ये कहते हैं, जिस इलाके में हम इस वक्त बैठे हैं, कहते हैं दिल्ली की तरफ रिश्ते भी नहीं करते हमारे यहाँ। कहते हैं दिल्ली के लोग तेज़ हैं, तेज़ बताते हैं दिल्ली के लोगों को, इसलिए उधर रिश्ते नहीं करते। तो तेज़ तो हैं ही। हमसे 10 साल पहले बिजली मुफ्त करा ली, हमसे 10 साल पहले अस्पताल स्कूल अच्छे करा लिए। अब समझ में आई बुजुर्ग क्यों कहते थे, उस वक्त से बचपन से सुनता आ रहा हूँ मैं कि दिल्ली के लोग तेज़ होते हैं। तो हमसे तेज़ थे, वो पहले कर गए। हमारे बड़े भाई पंजाब ने 2-3 साल पहले कर लिया। अब यहाँ लोगों को हरियाणा में ये समझ में आ रही है ये बात कि जब दोनों तरफ, दिल्ली में लोगों ने कर लिया, पंजाब में लोगों ने कर लिया, तो हम ये बदलाव क्यों ना कर लें। अच्छा बदलाव है, जिसको गुजरात में लोग लाइक कर रहे हैं, 41 लाख लोगों ने इस बदलाव को पसंद किया। गोवा में लोग लाइक कर रहे हैं इतनी दूर दूर। तो यहाँ हरियाणा के लोगों को भी ये लगा कि ये अच्छा बदलाव है, अब इसके अंदर आना चाहिए। अब सही समय है जब हरियाणा में लोगों में आम आदमी पार्टी की विचारधारा की एक्सेप्टेबिलिटी है। और इस चुनावी नतीजे के बाद आप जो बार बार कहते हो नंबर्स नहीं है, नंबर्स नहीं है, इस विधानसभा चुनाव के बाद आप वो भी नहीं कह पाओगे कि नंबर्स नहीं है। आम आदमी पार्टी को बहुत अच्छा नंबर इस चुनाव के अंदर मिलने वाला है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहने वाला है। और जैसे कहते हैं दिल्ली में चमत्कार हो गया था, पंजाब में चमत्कार हो गया था, अगर वैसा चमत्कार होता है तो फिर कुछ भी मुमकिन है इस वक्त हरियाणा में, क्योंकि 90 की 90 विधानसभा सीटों पर अब आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है। एक तीसरा विकल्प दे दिया हमने। अभी तक लोग कहते थे एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, कुएं से निकलें खाई में जाएं, खाई से निकलें कुएं में जाएं। अब हमने उनको तीसरा विकल्प दे दिया कि भाई ज़रूरी नहीं है कुएं और खाई में ही गिरोगे, एक रास्ता बीच में है, आम आदमी पार्टी की तरफ आता है। हमने वो तीसरा विकल्प दे दिया। हमारा काम यहीं तक था। चुनाव में हम नहीं तय करते कौन जीतेगा कौन हारेगा, हम नहीं तय कर सकते कितनी सीटें आएंगी, जनता तय करती है।
हमारा काम यहीं तक था, हमने वो विकल्प तय कर दिया। लोगों को चुनना है कि उनको ये पुरानी राजनीति, पुराने परिवार, इनमें उलझा रहना है या नई दुनिया की तरफ, नए हरियाणा की तरफ चलना है। और लोग तय कर रहे हैं जिस तरीके का रुझान दिख रहा है गाँव-गाँव में। आपने दिल्ली और पंजाब का जिक्र किया। दिल्ली और पंजाब में वो बज़ क्रिएट हो गया था, है ना? वो फील मिलने लगा था चुनाव से बहुत पहले। वो फील आपको लगता है, ये अलग बात है कि आप अपने शुभचिंतकों से और पार्टी के वर्कर से घिरे रहते हो, तो शायद आपको बाहर की दुनिया उतनी ना दिखती हो, लेकिन जो बज़ दिल्ली में क्रिएट हुआ था या जो बाद में पंजाब में क्रिएट हुआ, वो वहाँ तक पहुँच पाए हैं क्या आप लोग अभी हरियाणा में? देखिए, मुझे लगता है कि वो बज़ भी क्रिएट होने से पहले दिखता नहीं था। कोई सर्वे मुझे ऐसा याद नहीं आता कि जो टीवी पे चला हो जिसने हमारे एक्यूरेट नंबर्स दिखाए हों। दिल्ली में भी नहीं दिखाए थे, पर दिल्ली में तो थोड़ा फिर भी करीब था। पंजाब में तो नहीं दिखाते थे। पंजाब में तो दूसरा चुनाव भी हुआ तो कोई सरकार थोड़ी बनवा रहा था हमारी। और पहले चुनाव में तो कंसीडर ही नहीं करते थे। पहले चुनाव में तो कहते थे 8 सीट आ जाएंगी, 5 सीट आ जाएंगी। लेकिन अंदर 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 इतना बदलाव का तूफान खड़ा हो गया था। और परिस्थितियां अलग हैं। जब दिल्ली में हमारी सरकार बनी तो हमारी किसी प्रदेश में सरकार नहीं थी, पहली सरकार बनी थी दिल्ली में, वो परिस्थितियां थी। जब पंजाब में हमारी सरकार बनी तो पंजाब के आसपास के किसी स्टेट में हमारी सरकार नहीं थी। चारों तरफ के स्टेट देख लो, कहीं सरकार नहीं थी, वो परिस्थितियां थी। जब गुजरात में चुनाव लड़े, आसपास किसी प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, वो परिस्थितियां थी। आज हरियाणा में जब हम चुनाव लड़ रहे हैं, हमारे दोनों तरफ हमारी सरकार है, दिल्ली में भी और पंजाब में भी। बहुत फ़र्क है परिस्थितियों में। ज़रूरी नहीं है कि जैसे एक एक स्टेप वहाँ पे लिया वैसे ही यहाँ पे भी होगा। यहाँ एक झटके में होगा जो कुछ होगा, आप देखिएगा चमत्कार होगा। तो कितना बड़ा झटका या चमत्कार आपको लगता है 8 अक्टूबर को होगा? मतलब ऐसा कौन सा भूकंप, कितने नंबर्स? देखिए, मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ, मैंने फिर कहा कि नंबर्स देना हमारे हाथ में नहीं है, वो जनता को तय करना है। हमारा काम था कि क्या हम एक मजबूत विकल्प दे सकते हैं। और आज आप देख रहे हैं कि ये दूसरी पार्टियाँ जिनकी सरकारें रही प्रदेश के अंदर, जो ये कहते थे हमने हरियाणा बनाया, पूरे 90 कैंडिडेट भी देने की हैसियत नहीं है आज। आम आदमी पार्टी ने 2 दिन के नोटिस पे हमने 90 उम्मीदवार पूरे हरियाणा के अंदर दिए और मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं सारी सीटों के ऊपर। यहाँ तक विकल्प देने का काम हमारा था, आगे का काम जनता का है। अगर जनता को स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, रोज़गार, इनकी राजनीति चाहिए तो उनके सामने विकल्प मौजूद है। जैसे आप लोग कहते हैं कि कुरुक्षेत्र पार्टी ने लड़ा, गठबंधन में कुरुक्षेत्र की सीट जो है वो आम आदमी पार्टी को मिली। कांग्रेस के लोग कहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी अपने बूते लड़ती तो लड़ कर के देख लेती कि कितने नंबर्स आते हैं या कितने वोट मिलते हैं। पूरे कुरुक्षेत्र में कांग्रेस के जितने लोग थे, गठबंधन की वजह से और व्यक्तिगत कारणों की वजह से भी सुशील गुप्ता जो आपके कैंडिडेट थे उनके पीछे खड़े थे, इसलिए ये नंबर्स आपको देखने को मिल रहे हैं, जो आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि ये नंबर्स हमारे हैं। देखिए, आप तो इतने सीनियर पत्रकार हैं, मैं आप ही से पूछता हूँ कि 5 सीटों पे जीत हुई कांग्रेस की इस लोकसभा चुनाव में। 3 सीटों पे इतना मार्जिन था कि अगर हम ABC उम्मीदवार भी दे देते, सीट नहीं जीत सकती थी कांग्रेस। तो अगर वो ये दम भरते हैं कि यहाँ जो वोट मिला वो हमारे दम, उनके दम पे मिला हमको, तो 5 में से 3 सीटें भी आम आदमी पार्टी के दम पे जीते थे उस वक्त। तो ये नहीं भूलना चाहिए। गठबंधन धर्म में क्या होता है कि अगर वो हमको कुछ मदद कर रहे हैं तो हम भी उनको मदद कर रहे हैं, वो सारा बैलेंस हो जाता है। जो प्रदर्शन जिसका अब हमारे सिंबल पे ही तो जीते थे, जितने भी वोट आए हमारे सिंबल पे आए ना। 5 लाख वोट अगर आए तो पिछला चुनाव देख लो, कांग्रेस अपने सिंबल पे लड़ रही थी, कितने वोट थे? उससे पिछला देख लो, अपने सिंबल पे लड़ रही थी, कितने वोट थे? उससे पिछला देख लो, अपने सिंबल पे लड़ रही थी, कभी 3 लाख, 3.5 लाख क्रॉस नहीं किया। 5 लाख से ऊपर वोट लिए आम आदमी पार्टी ने झाड़ू के सिंबल पे। कुछ तो होगा, लोगों के बीच में कुछ तो प्यार रहा होगा, लोगों को कुछ तो नयापन लगा होगा। जिनको ये कहते हैं कि हमारे कार्यकर्ता थे, हमने चुनाव लड़वाया था इसलिए ये वोट आ गए थे, मैं मानता हूँ इस बात को। पहले तो वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। लोकसभा चुनाव में जब हमारे साथ जुड़े, जब उन्होंने देखा ये पार्टी काम कैसे करती है, ये किन नीतियों के ऊपर काम कर रही है, आज के दिन में किसी बड़े नेता के साथ घूम के देख लीजिए, कांग्रेस के पुराना कार्यकर्ता नदारद है। सब यहाँ बैठे हैं, ये सब कभी ना कभी कांग्रेस में रहे होंगे। सब आज के दिन आम आदमी पार्टी के साथ हैं। पूरी की पूरी ज़मीन खिसक चुकी है। ज़रा होश में आएँ, देखें कि स्थिति क्या है, तब अंदाज़ा होगा। हमने कुछ दिन पहले अभी भी ये कहा था, कोई व्यक्ति अगर हमको कमज़ोर करके आंकने का प्रयास कर रहा है तो उसके राजनीतिक इतिहास की सबसे बड़ी गलती है ये। इसका एहसास 8 तारीख को होगा। फिर आप लोग इतना क्यों परेशान थे? जब इतना दमखम है
तो क्यों परेशान थे कि कांग्रेस से गठबंधन हो जाए। कांग्रेस के तमाम नेता ये कह रहे थे जी हमें कोई ज़रूरत नहीं है गठबंधन की, और आपके जितने नेता हैं उनका बयान आ रहा था अगर दोपहर तक नहीं किया तो हम लिस्ट जारी कर देंगे, शाम तक नहीं किया तो लिस्ट जारी कर देंगे, कल सुबह तक नहीं किया तो लिस्ट जारी कर देंगे, कल दोपहर तक। मतलब इधर वाले जो है उनको थ्रेट मतलब धमकी दे रहे थे कि आप नहीं किया तो हम कर देंगे, नहीं आपने गठबंधन किया तो हम कर देंगे। और उधर वाले लगातार ये कह रहे थे, भले ही सेंट्रल लीडरशिप का मन जो भी हो, दिल्ली मतलब इधर हरियाणा वाले, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चाहे आप कांग्रेस में जितने कैंप की बात कर लें, सारे के सारे ये कह रहे थे कि हमें यहाँ ज़रूरत नहीं है, ये गलती होगी बहुत बड़ी कि आम आदमी पार्टी से आप लोग विधानसभा में गठबंधन करें, राजनीतिक बहुत बड़ी गलती होगी जी, ये तो जो कांग्रेस को लग रहा है। ये तो 8 तारीख बताएगी कि वो गलती होती कि ये गलती होगी, ये तो 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि हमारा लक्ष्य बहुत साफ है। भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा को बर्बाद कर दिया और देश को बर्बादी के कगार पे पहुंचा दिया। हमारे युवाओं को, देश की इकोनॉमी को, किसी तरह की हमारी सेना को कोई कसर नहीं छोड़ी बर्बाद करने में, हमारी बहन बेटियों के मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करने में। हमारा लक्ष्य साफ है। बीजेपी कहती है नॉर्थ इंडिया हमारा गढ़ है, हमारा लक्ष्य है कि नॉर्थ इंडिया से सुपड़ा साफ करना है भारतीय जनता पार्टी का, ख़त्म कर देना है उसको नॉर्थ इंडिया से, क्योंकि इन्होंने हमारे देश के ऊपर हमला किया। अग्निवीर योजना का मतलब हम जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं उतने तक नहीं है। अग्निवीर योजना का मतलब यहाँ आके समझ में आता है। हमारे एक एक गांव में बच्चे बाहर निकल के सुबह दौड़ लगाते थे, तैयारियां करते थे सेना में जाने के लिए। आज गांव के बाहर कोई बच्चा तैयारी करता नहीं मिलता हमको, कहाँ गए वो सारे? इसका मतलब अब वो हरियाणा का बच्चा सेना में नहीं जा रहा, हरियाणा का युवा सेना में नहीं जा रहा। आप सोच के देखो, आपने तो इतने साल पत्रकारिता की है, जब शहादत देने का नंबर आता है तो हरियाणा का युवा सबसे आगे होता है कि नहीं होता है सेना में? आज जब वो जाएगा ही नहीं सेना में, तो सेना कमज़ोर हो रही है कि नहीं हो रही है? और अगर सेना कमज़ोर हो रही है तो देश खत्म होने की तरफ बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? हमारे लिए देश सब कुछ है। अरविंद जी साफ कहते हैं हमारे लिए हम महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए पार्टी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए देश सब कुछ है। देश के लिए हमने ये कहा था कि भारतीय जनता पार्टी को ख़त्म करना ज़रूरी है। हम हराना नहीं चाहते सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को, हम ख़त्म करना चाहते हैं। बीज भी क्यों बचे ऐसे चीज़ का जो आगे चल के बढ़ के देश को नुकसान पहुंचाने वाली है? इसलिए हमने अपनी गर्दन झुकाई, इसलिए हमने नम्र स्वभाव से हमने सारी बातों को जांचा परखा, लेकिन सम्मान के साथ खिलवाड़ बर्दाश्त हमें भी नहीं है। अगर उनको गलती करनी थी, वो अपने जीवन की सबसे बड़ी राजनीतिक गलती कर चुके हैं। पुत्र मोह में तो धृतराष्ट्र भी अंधा हो गया, धृतराष्ट्र की तरह पुत्र मोह में अंधे हो गए हैं पूरी तरह से, और उनको ये नज़र नहीं आ रहा है कि उनकी पार्टी का क्या भला है, हरियाणा का क्या भला है, देश का क्या भला है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि जो तजुर्बा जेजेपी के साथ हुआ था, जेजेपी के साथ जो तजुर्बा हो कि पहले तो बीजेपी विरोधी समझ के वोट दे दिया, फिर जाके जेजेपी वाले गोद में बैठ गए बीजेपी के। गांव गांव में नीचे नीचे खुसर पुसर होती है। सुनिएगा, लोग कहते हैं कि अगली जेजेपी ये लोग साबित होंगे, ये जाएंगे, दगा देंगे, बीजेपी की झोली में जाके बैठेंगे देर सवेर, अंदर खाने मिली भगत है उनके साथ। ये पत्रकारिता करना, आंदोलन चलाना, आंदोलन करना और चुनाव लड़ना है ना, एक पूरब दिशा की तरफ है, एक पश्चिम दिशा की तरफ है, और तीसरे वाले का दिशा का ज्ञान जब हो जाए तो मुझे भी बताइएगा कि ये किस दिशा की तरफ है। ये चुनाव लड़ना कैसा लग रहा है? डेब्यू है, अच्छा लग रहा है। लोगों के बीच में रहना, लोगों से बातें करना, उनकी समस्याएं सुनना, सुलझाना, उनके साथ संघर्ष करना मुझे हमेशा से अच्छा लगा है। और मुझे लगता है मेरे कोई भी दिशा में जा लूँ इनमें से, लेकिन नीयत वही है। नीयत यही है कि किसी कमज़ोर की आवाज़ को बुलंद करके, पत्रकारिता के माध्यम से भी वही कोशिश करता था, आंदोलन के माध्यम से भी वही कोशिश थी कि सरकार के सामने कमज़ोर आवाज़ को बुलंद तरीके से रखा जा सके, और राजनीति में भी वही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि साफ नीयत से जब आप लोगों के सामने जाओ, किसी भी फील्ड में क्यों ना हो, दो तरीके होते हैं राजनीति करने के। एक तरीका होता है कि आप बहुत ही श्रूड पॉलिटिक्स करते हो, बहुत साजिशें करते हो और किसी तरह से उस कुर्सी तक पहुंच जाते हो। दूसरा तरीका होता है कि आप साफ नीयत से राजनीति करते हो, लोगों के बीच में जाते हो और फिर लोगों के ऊपर छोड़ देते हो कि आपको क्या करना है। ये मेरी क्या लड़ाई है, आप मुझे ये बताइए कि मैं तो अपनी नौकरी कर ही रहा था, काम धंधा कर ही रहा था, और अगर नहीं भी राजनीति में कामयाब हुआ तो भी कर लूँगा मैं तो अपना काम धंधा। आप मुझे ये बताओ ना, ये बाकी जो 3 परिवारों के वारिस खड़े हैं मेरे खिलाफ कलायत के अंदर, इनमें से किसी को कुछ और आता है क्या? अगर राजनीति नहीं करें, कुछ और कर सकते हैं जीवन में? तो हम लोग मजबूरी में नहीं है राजनीति में, इनकी मजबूरी है राजनीति करना, क्योंकि ये राजनीति के अलावा कुछ और नहीं कर सकते।
इनके बाप दादा ने राजनीति की, वही इन्होंने सीखा और वही कर रहे हैं। हम लोग अपनी मर्जी से राजनीति कर रहे हैं, सब कुछ छोड़ के राजनीति कर रहे हैं। जब मर्जी से आप कोई काम करते हो ना, उसमें मन लगता है और अच्छा होता है वो काम। जब मजबूरी में काम करते हो तो बेमन से करते हो और वो काम अच्छा नहीं होता। उसका नतीजा कलायत भुगत रहा है। 30 साल से कलायत की राजनीति 3 परिवारों के बीच में उलझी हुई है। 3 परिवारों, कभी ये, फिर दूसरा, फिर तीसरा, तब तक भूल जाते हैं पहले ने क्या किया था, फिर पहला। इनके बीच में कलायत उलझ के रह गया। और आज क्या हालत है? आज एक ऐसा अस्पताल नहीं है शशि जी, आप कहीं भी जाके देख लीजिएगा, जहां जाके आप पर्चा दो, इलाज कराओ, उस पर ये लिख देते हैं पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई रोहतक। क्यों भाई? यहाँ इंसान नहीं रहते क्या? यहाँ काम नहीं होना चाहिए? यहाँ अस्पताल नहीं बनने चाहिए? किसी गांव में चले जाइए आप, एक भी गांव में, मैं नहीं नाम बताता, किसी भी गांव में चले जाओ कलायत में, जब घुसोगे तो आपको पता चल जाएगा, जोहड़ ओवरफ्लो होकर गंदे पानी से सारी सड़कें भरी पड़ी हैं। पीने के पानी का इंतज़ाम नहीं, जहरीला पानी पी रहा है 3/4 कलायत आज के दिन में। गांव में जाके देखिए तो दुनिया चांद पे पहुंच गई। यहाँ हम अभी तक नाली के चक्कर में पड़े हुए हैं, पीने के पानी के चक्कर में पड़े हुए हैं। ये कलायत का हाल बना दिया। इन 3 परिवारों ने 30 साल बर्बाद कर दिए कलायत के। लड़ाई सारी ये है कि इन परिवारों के चंगुल से मुक्त कराना है कलायत को। यहाँ पे भी काम होना चाहिए, यहाँ से भी हरियाणा की राजनीति में भागीदारी होनी चाहिए। और जब विधानसभा में यहाँ का विधायक बोले तो पता चलना चाहिए कि कलायत नाम की कोई जगह भी है। पिछले 5 साल में एक बार कलायत शब्द नहीं बोला गया विधानसभा के अंदर, एक बार भी। तो किस लिए चुन के भेजा था भाई हमने यहाँ से विधायक? तो इन सब चीज़ों को जनता देख रही है। हम तो साफ नीयत से, साफ मन से लोगों के बीच में जा रहा हूँ, लोगों को ये कह रहा हूँ कि आपके पास विकल्प है, कल को फिर पछताना मत। तो लोग ये कह रहे हैं कि हमें आज तक मौका मिला नहीं, विकल्प मिला नहीं, अब मिला है तो छोड़ेंगे नहीं। ये जो चुनाव है ना, ये गणित है। मतलब सीधा सीधा कभी इसमें कुछ होता नहीं है ना। मतलब 10+1 11 पॉलिटिक्स में और इलेक्शन में तो कभी नहीं होता है। वो गणित कितना सीख गए आप? देखिए, क्योंकि कलायत की आवाज़ तो तब आप उठाएंगे ना जब आप यहाँ से चंडीगढ़ जाएंगे। चंडीगढ़ जाने के लिए उस गणित को समझना जरूरी होगा। बिना चंडीगढ़ गए हुए आप कलायत की आवाज़, ठीक है, मतलब देखिए शशि जी, क्रांति के तौर पे, मुझे लगता है कि आंदोलन के तौर पे उठाते रहिए। मुझे लगता है कि राजनीति भावनाओं से होती है। मैं इस गणित वाले तर्क से सहमत बिल्कुल नहीं हूँ। इंसान है, कोई गिनती नहीं है। हर इंसान की अलग भावना है, उसका अलग काम है, उसकी अलग ज़रूरत है। लेकिन वोटों की हम गिनती इनको होती है। बिल्कुल होती है, वोटों की गिनती होती है, बिल्कुल होती है। और उसी गिनती पर हार और जीत होती जब है। हम इसको गिनती में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं इस जात के इतने वोट हैं, इस जात के इतने वोट हैं। गिनती का मतलब यही है। अब इतना तो समझ में आ गया इतने दिन से राजनीति में कि गिनती का मतलब यही है राजनीति में। इस जात के इतने वोट हैं, इस जात के इतने वोट हैं, इस जात के, ये जात मुझे देगी, ये जात उसे देगी, ये जात उसे देगी। मुझे आज तक कोई जात ऐसी नहीं मिली जिसको 24 घंटे बिजली नहीं चाहिए। कोई जाति ऐसी नहीं है जिसको अपने बच्चों के लिए पढ़ाई नहीं चाहिए, जिसको रोज़गार नहीं चाहिए। जब ज़रूरतें सबकी कॉमन है तो हम बांट के क्यों देखते हैं? मुझे ऐसी राजनीति नहीं करनी। मुझे ऐसी राजनीति करनी है, मैंने अपने आप से प्रण किया है, मेरे को विश्वास है अपने ऊपर। 36 बिरादरी की राजनीति करूंगा, चाहे उसका फ़ायदा हो चाहे नुकसान हो। 36 बिरादरी को साथ लेके चलूंगा, 36 बिरादरी की राजनीति करूंगा। ठीक है। यहाँ आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज कौन है? फिलॉसफी, दर्शन शास्त्र, ना, इस तरह की बातें तो बहुत अच्छी है, लेकिन कलायत की धरती पर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके लिए? देखिए, मुझे लगता है कि ये सीधी लड़ाई है परिवारों के बीच में और मेरे बीच में। वो लोग कई चुनाव लड़ चुके हैं। वो लोग किसी के कभी किसी के दुश्मन बन जाते हैं तो किसी के दोस्त भी बने होंगे, किसी का तो कुछ काम कराया ही होगा। उनके लिए ये बिसात पुरानी है और मैं यहाँ पर नए सिरे से पहली बार लोगों के बीच में वोट अपील लेके जा रहा हूँ। ये मेरे लिए चैलेंज भी हो सकता है और ये मेरे फेवर में भी हो सकता है। दोनों चीज़ें हो सकती हैं। तो हम लोगों के बीच यही सबसे बड़ा चैलेंज है। इसके अलावा मुझे कोई चैलेंज नज़र नहीं आता। मैं कलायत में पिछले 2 साल से तो बहुत ही क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, बहुत क्लोजली एक एक गांव में एक एक व्यक्ति से मिला हूँ, एक एक समस्या को समझा है मैंने। लेकिन उससे पहले भी यहाँ के स्वभाव को, यहाँ के लोगों को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ, लेकिन राजनीति में हिस्सा नहीं आप लिया। रहने वाले भी कलायत के ही हैं? जी बिल्कुल, लेकिन मूल रूप से यहीं से। मतलब मुझे तो ये याद है कि मैंने जब स्कूल का मुंह देखा था तो मैं पहली बार स्कूल में जब गया था, मेरे पिताजी भी यहीं पे खड़े हैं, मैं पहली बार जब स्कूल में गया था तो मेरे बड़े भाई बहन स्कूल में जाते थे
और मुझे पिताजी ये कहते थे कि इसको भी भेज दो, मैं बहुत छोटा था, इसको भी भेज। तो पहली बार जब स्कूल गया था तो मैं कलायत में ही गया था। फिर तो मेरे पिताजी सर्विस में रहे, अलग अलग जगह ट्रांसफ़र होते रहे, हम लोग भी साथ साथ में मूव करते रहे। लेकिन मेरा गांव यही है और इस पूरे इलाके से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हूँ, यहाँ के लोगों के स्वभाव से वाकिफ़ हूँ। इतना जानता हूँ यहाँ के लोग अगर चाहें ना तो 1 मिनट में सत्ता पलट देते हैं, 1 मिनट में। यहाँ एक बार शुरुआत होने की ज़रूरत है। अगर एक गली से निकलते हुए कह दिया ना कि इस बार इसको हराना है भाई, हराना है भाई, हराना, तो हरा ही देंगे फिर उसको। यहाँ के लोगों का स्वभाव ऐसा है, यहाँ के लोग ज़िद के पक्के हैं, यहाँ के लोग बदलाव पसंद करते हैं। जैसे पंजाब में जो मालवा का इलाका था, लगभग वही माहौल यहाँ के इलाके का भी है। यहाँ के लोग बदलाव पसंद हैं, क्रांति वाले लोग हैं। लेकिन सरकारें बहुत बदल के देख ली, इनके काम नहीं हुए कभी भी। इनकी एक इच्छा बची है कि कोई ऐसा व्यक्ति, कोई विधायक, कोई सरकार ऐसी आए कि इस इलाके में भी काम हो जैसे दूसरे इलाकों में होते हैं। उसके लिए मैं संघर्ष कर रहा हूँ। ठीक है, कांग्रेस की तरफ से विकास हैं, हालांकि पूरा चुनाव तो उनके पिताजी लड़ रहे हैं, जो हिसार से अभी किला फतह करके आए हैं। कमलेश ढांडा बीजेपी से मिनिस्टर रही हैं, एक पुरानी विरासत है। रामपाल माजरा INLD से सज्जन पुरुष हैं और बहुत पुराने हैं, बीच में पार्टी से बाहर गए, फिर अंदर आए, आजकल अध्यक्ष। ये 3 लोग हैं, एक चौथे अनुराग ढांडा हैं। इन तीनों का आकलन जब आप फील्ड में हैं और इन तीनों से आपका मुकाबला है, तो इन तीनों का कैसे आप आकलन करते हैं? देखिए, तीनों को मैं एक एक लाइन में अगर बताना चाहूँ तो जयप्रकाश जी की थाप्पी से लोग परेशान हैं, कमलेश जी की गायब रहने की आदत से परेशान हैं, सम्मान ना करने की आदत से परेशान हैं, और रामपाल जी एक बीती हुई गई हुई विचारधारा का हिस्सा बने हुए हैं। आज के दिन में ये पहचान इनकी कलायत के अंदर है। कलायत के लोग कुछ नया चाहते हैं, नयापन चाहते हैं, हम उनको वो देने के लिए आए। तो 8 तारीख को है उम्मीद कि कुछ लड्डू का ऑर्डर आप भी दे पाएँ? ये तो हम 8 तारीख को ये देखेंगे कि आप मुझे लड्डू खिलाओगे कि मैं आपको लड्डू खिलाऊंगा, क्योंकि मैं भी आप ही की तरह पत्रकारिता से हूं और पत्रकारिता बिरादरी से हूं। तो लड्डू खिलाने का हक आपका भी बनता है जब हम विधानसभा जाएंगे तो। नहीं, इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि 10-11 बजे मतलब लड्डू वाला माहौल रहेगा या एक और माहौल होता है 10-11 बजे कई जगह? बताओ भाई, 8 को लड्डू खिलाओगे क्या? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। तो अनुराग ढांडा हैं, पार्टी की बहुत सारी उम्मीदें अनुराग ढांडा पे टिकी हुई है और जो 90 या जितने लोग लड़ रहे हैं, शायद 90 में 1-2 कम सीटों है, पे नहीं, पूरे 90 के 90 हैं। तो 90 के 90 जितने लोग लड़ रहे हैं उसमें अनुराग ढांडा से पार्टी को बहुत उम्मीद है। इनके मुखिया बाहर भी आ गए हैं और मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा भी दे रहे हैं। राजनीति क्या करवट लेगी, नहीं लेगी, पता नहीं, 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन इतना मैं ज़रूर जानता हूं कि चुनाव एक विशुद्ध तौर पर एक गणित है। उस गणित में जिसके पास नंबर्स आएंगे 8 तारीख को उसी के यहाँ लड्डू भी बटेंगे। अब अपना क्या है, जहाँ लड्डू बटेंगे वहीं चलेंगे खाने। अनुराग को भी या तो अनुराग के यहाँ खाएंगे या अनुराग को भी ले चलेंगे कि चलो भाई लड्डू ही खा कर के आते हैं, या तो यहाँ खा लेंगे, नहीं खा पाए तो इनको भी अरे हम ही खिला देंगे आप। अनुराग कह रहे हैं कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं खिला देंगे। बाद बाकी आप भी 8 तारीख का इंतज़ार कीजिए, हम भी करेंगे, पूरा हरियाणा इंतज़ार करेगा। देखते रहिए जनता टीवी, क्योंकि चुनाव का मतलब है जनता टीवी। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।